आज हम पढ़ेंगे जो विचार विमर्श विधि है, ठीक है, जिसको आप डिस्कशन मेथड भी बोलते हैं। देखो, इसको हमने 6 भागों में बांटा है। पहला है विचार गोष्ठी, जिसे आप कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। दूसरा है कार्य गोष्ठी, जिसे आप वर्कशॉप बोलते हैं। फिर है नामिका चर्चा, जिसे पैनल चर्चा के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, जिसको पैनल डिस्कशन बोलते हैं। फिर है चौथा है परिचर्चा, जिसको सेमिनार नाम से बोला जाता है। फिर है सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, इसके अंतर्गत आता है। फिर है वाद विवाद, जिसे आप डिबेट बोलते हैं। कुल मिला के आपको 6 तो ये एक ही, कुल मिला के आपको 7 इसके अंदर डिस्कशन मेथड में पढ़ने को मिलेगी शिक्षण विधि, ठीक है। इनको अलग अलग पढ़ेंगे। विचार विमर्श विधि है, उसका जो परिचय है वो देखते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस विधि में विषय संबंधित तथ्यों के ज्ञान जो कि विद्यार्थियों के लिए क्या है आवश्यक है, विषय से संबंधित जो भी तथ्य हैं आप बच्चों को पढ़ाओगे वो बच्चों के लिए जो आवश्यक है उनको ही आप इसमें लोगे, ठीक है। लेकिन उपयोगी अभिवृत्तियां भी कक्षा में विचार विमर्श के लिए अध्ययन से विकसित की जाती है। यानी जो अभिवृत्ति है, जो दृष्टिकोण है विद्यार्थियों में, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, उनको विकास करने के लिए आप विचार विमर्श विधि का प्रयोग कर सकते हैं। पारंपरिक पद्धति जो व्याख्यान विधि है उसके द्वारा वो दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाता, ठीक है। यह कार्य शिक्षक से विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डालकर पूरा किया जाता है। जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों पर ये उत्तरदायित्व डाल देता है कि आपको क्या करना है, अभिवृत्ति यानी दृष्टिकोण विकसित करना है, और अपना जो उपयोगी ज्ञान है उसके जो तथ्य हैं उनको आपको खुद ही क्या लेना है, विचार विमर्श करके उसका ज्ञान लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो विचार विमर्श विधि है उसके क्या लाभ है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डिस्कशन मेथड, यानी जो विचार विमर्श विधि है वो कितने बच्चों के लिए लाभदायक है वो हम देखते हैं, हमारे लिए वो क्या फायदा करती है। देखिए, सामाजिक एवं समूह भावना का विकास, बच्चों में क्या होगा इससे कि समूह बन जाएंगे बच्चों के, ठीक है। समूह बनने से उनमें सामाजिक भावना का विकास होगा, ठीक है। यानी उनके अलग अलग आपने एक वर्ग समूह बना लिया, यानी 10-12 बच्चों का एक समूह बना दिया आपने, ठीक है। इस समूह के कारण उनकी जो अभिवृत्तियां होंगी और उनको आदर्श जो मानक है उनका विकास होगा, यानी वो अभिवृत्तियों का दृष्टिकोण का विकास करेंगे। नहीं, ये मेरी सोच है, ये मेरा अनुभव है, उसके अनुसार वो कार्य करेंगे। यानी उनके अंदर सहयोग की भावना होगी, यानी एक समूह के अंदर 12 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो आपस में सहयोग करेंगे, ठीक है। उनका सह अस्तित्व भी होगा, यानी मेरा विचार ये है, तो उस हिसाब से बच्चों का उनका दृष्टिकोण अपना वो बना के रखेंगे, सहानुभूति रखेंगे, यानी एक दूसरे के जो विचार है उसको आदर देंगे, सहिष्णु होंगे, यानी उनमें सहन करने की क्षमता का विकास होगा, यानी सहनशीलता उनमें विकसित होगी। तुम्हारा विचार ये है, मेरे को ना पसंद आया, ऐसे नहीं, उसको समझाएंगे, फिर उसको सुलझाएंगे समस्या को, और उदार करना, वो दूसरे के ऊपर उदार भी बनेंगे, यानी दूसरे समूह से भी वो ऐसे नहीं लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, वापस में दूसरे समूह से भी वो उदार बनकर ही कार्य करेंगे। यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड ग्रुप स्पिरिट, ठीक है। यानी सामाजिक समूह भावना का विकास किससे होगा, आपके विचार विमर्श से, ठीक है। फिर नेतृत्व का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन लीडरशिप, यानी जो लीडर है वो कैसे बनते हैं, तो आप बच्चों को क्या करते हैं, पूरी छूट देते हैं कि आपको ही क्या है लीडरशिप करना, नेतृत्व करना इस समूह का, यानी वो अपने समूह का क्या करते हैं लीडर बन जाते हैं, और अलग अलग समूह बढ़ने के कारण वो क्या करते हैं सक्रिय पहल के रूप में कार्य करते हैं, यानी वो सक्रिय होकर कार्य करते हैं। ये तो मेरा ग्रुप है, तो मैं कैसे भी करके इसको जिताऊंगा इस प्रतियोगिता के अंदर, ठीक है। अभिव्यक्ति, वो अपने अभिव्यक्ति अनुभव और सोच के आधार पर देते हैं कि पाठ्य पुस्तक के ज्ञान से, यानी उन्होंने क्या अनुभव किया है अब तक और उनका सोच क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उस आधार पर वो क्या करते हैं अपनी अभिव्यक्ति का विकास करते हैं। यानी जितना अच्छा आप अभिव्यक्ति कर पाओगे अपने आप को, आपके अंदर क्या होगा, लीडरशिप का जो गुण है, नेतृत्व का जो गुण है वो ज्यादा विकसित होता है। यानी बच्चे अगर आप अभिव्यक्ति सही कर पाएंगे तो ही वो क्या है एक अच्छे नेता बन पाएंगे, यानी ये वही बच्चे बाहर में जाएंगे वो एक अच्छा नेता बन जाए। फिर है सहयोग की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहयोग की भावना, यानी भाई ग्रुप में बैठ के काम करेंगे तो आपस में सहयोग करेंगे, उनका सहअस्तित्व भी बनेगा, भाई मेरा पर्सनल दृष्टिकोण ये है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो वर्ग समूह बने हैं
वो क्या है सहयोग कर रहे हैं और अपना अस्तित्व बना के रखें, इससे क्या है योजना की सफलता मिल ही जाएगी उनको। ठीक है, यानी सहयोग की भावना का विकास होगा, क्यों होगा, योजना की सफलता के लिए, और उनको अपनी योजना में सफलता लानी है या फिर जो विचार विमर्श वो कर रहे हैं उसके अंदर विनर बनना है, तो वो क्या करेंगे, योजना की सफलता के लिए ये सारा कार्य करेंगे, वो सहयोग भी करेंगे, अस्तित्व भी बना के रखेंगे अपने वर्ग समूह के अंदर। ठीक है, फिर है स्पष्ट चिंतन का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ थिंक क्लियर, यानी स्पष्ट चिंतन करेंगे, यानी वो किसी समस्या पर उलझन की स्थिति में नहीं रहेंगे, यानी मेरे को इधर जाना है या फिर इधर जाना, उनको पता है कि भाई इधर ही जाना तो वो उधर ही जाएंगे। ठीक है, यानी स्पष्ट क्या हो जाएगा, उनको चिंतन का प्रशिक्षण मिल जाता है, यानी कोई विषय है, विषय की जो समस्या है, विषय पर भी विद्यार्थी सोचेंगे और समस्या पर भी विद्यार्थी सोचते रहते हैं। ठीक है, यानी जो विषय आपने दिया यानी कोई समस्या आपने दे दी उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए वो एक अपना सोच अपना दृष्टिकोण बनाते हैं, उसके बारे में तैयारी करते हैं, उसके बारे में ज्ञान का संग्रहण करते हैं कि मैं इसके बारे में क्या विचार व्यक्त करूंगा। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक से तो ये ज्ञान नहीं मिलता। ठीक है, वो ज्ञान नहीं मिलेगा पाठ्य पुस्तक से, वो सोचते नहीं है कि किताब में जो पढ़ा है उसको रट के बोल दिया, वो चीज नहीं होती। विचार विमर्श से वो चीज होती है कि बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, यानी वो क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, यानी अभिव्यक्ति कैसी, अनुभव और सोच के आधार पर अभिव्यक्ति कैसी है, उन्होंने जो अनुभव किया है, उन्होंने जो सोचा है वही क्या है उनकी अभिव्यक्ति होती है। फिर है आलोचना करना सीखते हैं, किससे, विचार विमर्श से वो आलोचना करना भी सीख जाते हैं। कोई प्रश्न करना है वो भी क्या है, वो विचार विमर्श से सीखेंगे, कि कोई शंका है उनके मन के अंदर उसका समाधान भी वो विचार विमर्श से ही निकाल लेते हैं। यानी पाठ्य पुस्तक जो चीज नहीं कर पा रही वो चीज कौन कर रही है, विचार विमर्श विधि कर रही है। ठीक है, इसमें विचार विमर्श में क्या हो गया, एक विषय हो गया और उसकी समस्या हो गई, उस पर विद्यार्थी सोचते हैं, न कि पाठ्य पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसको वो सच मानते हैं। ठीक है, वो आपस में विचार विमर्श करेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा वही क्या हो गया, उनके लिए स्पष्ट चिंतन का प्रशिक्षण हो गया। फिर है आत्माभिव्यक्ति का अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी उनके अंदर साहस प्लस क्षमता का विकास होता है, यानी वो अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता और साहस आ जाता है उनके अंदर, यानी वो उनके अंदर लीडरशिप का गुण विकसित हो रहा है। ठीक है, तो वो एक अपने आप को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, विकसित कर लेते हैं कि अपनी आत्माभिव्यक्ति करने के लिए। फिर है उत्प्रेरण की समस्या का हल, भाई सामूहिक रूप से अगर कोई कार्य कर रहे हो आपको, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, रुचि जागृत हो जाती है। भाई सामूहिक जो भावना है उससे क्या हो जाता है कि अपना जो कार्य हम खुद कर रहे हैं, तो रुचि जागृत होने से उनके अंदर उत्तरदायित्व का भी विकास हो जाएगा, यानी ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, पर एक समूह में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, आपस में समूह भावना के कारण उनमें क्या हो गया, रुचि जागृत हो गया, या अपना कार्य है, फिर अपना कार्य तो अपना उत्तरदायित्व भी है कि मेरे को जो काम मिला है मैं उसको पूर्ण रूप से कर पाऊं, यानी जो विचार विमर्श विधि में सामूहिक जो कार्य किया जाता है उसमें विद्यार्थी की रुचि जागृत हो जाती है और उत्तरदायित्व भावना का विकास हो जाता है। जबकि कक्षा शिक्षण में आप व्याख्यान विधि से पढ़ाते हो तो बच्चे केवल सुनते हैं निष्क्रिय श्रोता के रूप में, और उससे अरुचि हो जाती है और वो विषय के ऊपर ध्यान नहीं देते, कोई समस्या आती है उस पर भी ध्यान वो नहीं देते। इसमें क्या होता है, छात्र खुद सक्रिय होकर कार्य करते हैं, सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, तो रुचि जागृत होती है और अपना जो उत्तरदायित्व उनको पता होता है और वो समस्या का हल निकाल लेते हैं। वो उससे इससे क्या होता है कि रुचि जागृत होने से उनमें अधिगम आसानी से हो जाता है। ये सब क्या है, इसकी विचार विमर्श विधि के लाभ है। विचार विमर्श जो विधि है उसके हम स्वरूप देखते हैं, दो प्रकार के हैं, एक तो औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक जो विचार विमर्श विधि है और दूसरा है आपका अनौपचारिक विचार विमर्श विधि, फॉर्मल डिस्कशन मेथड और इनफॉर्मल डिस्कशन मेथड। देखो इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र की भूमिका होती है, उसमें भी क्या है, शिक्षक और छात्र की भूमिका होती है। ये तो क्या होती है, अनौपचारिक है, इधर वाली औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है। इसमें जो शिक्षक है, चयन समिति के अंदर एक अध्यक्ष आता है, सचिव आता है, अन्य सदस्य आता है, और या तो खुद संचालक बन जाएगा, ठीक है, या फिर जो संचालक है वो ले आता है, जो एंकरिंग करता है या फिर कक्षा को संभालता है, वो सब इसमें शामिल है। फिर है जो छात्र है, सबसे पहले तो देखो जो चयन समिति निर्माण कर दिया, अगर इसका जो योजना का क्रियान्वयन होता है तो जो अध्यक्ष है या तो ये भाषण देगा या फिर ये बल कर देगा, दोनों में से उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, या फिर बाद में
पहले सबसे पहले अगर सचिव ने भाषण दिया तो बाद में अध्यक्ष भाषण देगा समाप्ति पर, और अध्यक्ष पहले भाषण दे रहा है तो सचिव बाद में दे देगा, ठीक है। और जो अन्य सदस्य हैं वो भी जानकारी देते हैं समस्या के बारे में। विद्यार्थी है, छात्र है, वो उनसे प्रश्न पूछते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अगर टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है, तो भी बाद में भी विचार विमर्श के बाद में भी विद्यार्थी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पर अध्यक्ष की अनुमति, यानी अध्यक्ष अनुमति देगा तो ही वो प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और औपचारिक में क्या होता है, जो शिक्षक है वो ही क्या है, इसका सारांश देता है, प्रतिवेदन का निर्माण करता है, मूल्यांकन करता है, यानी सारांश पूरा सार देगा कि ये जो विचार विमर्श किया है समस्या के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, उसका ये सार है, उसका ये प्रतिवेदन है, वो विद्यार्थियों के लिए तैयार करके होमवर्क के रूप में उनको लिखने के लिए दे देता है। और जो मूल्यांकन है वो बच्चों से वो करवा लेता है, यानी अब जो उद्देश्य की प्राप्ति है वो कहाँ तक हुई है, क्या कहाँ तक बच्चों का उत्तरदायित्व योगदान है वो शामिल है। फिर है अनौपचारिक आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, कक्षा में एक प्रकरण है, उस पर विचार विमर्श स्टार्ट कर देता है, अध्यापक आता है उसके ऊपर विचार विमर्श शुरू कर देता है, और वो एक दिशा प्रदान करके रहता है कि इस दिशा में आपको जाना है, यानी इस ओर आपको विचार विमर्श करना है समस्या के ऊपर। विद्यार्थियों को समस्या देख के चला जाता है, और जो खुद है उस पार्श्व में जाकर या बच्चों के अंदर ही शामिल होकर स्टार्ट विचार विमर्श कर देता है। छात्र वो क्या करते हैं, विचार विमर्श में व्यस्त हो जाते हैं, समस्या के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने लग जाते हैं। और जो शिक्षक है वो मूक दर्शक के भांति, यानी चुपचाप जो सुने, ऐसा दर्शक, ठीक है, वो चुपचाप बैठ के सुनता रहता है विद्यार्थियों को। अगर विद्यार्थी अनुशासनहीनता पर आ जाते हैं तो उसको नियंत्रण भी वो कर लेता है, हस्तक्षेप भी करता है कि अगर आप जो दिशा है उसे न भटके, और बीच बीच में हस्तक्षेप करता है कि भाई तुम लोग जो है शांत रहो और जो विचार विमर्श है सही प्रकार से करो, जो आपका जो उद्देश्य है उसके ऊपर ही आपको क्या करना है, विचार विमर्श करना है, वो समझाता है। और अंत में वो क्या करता है, अध्यक्ष क्या जो शिक्षक है वो मूल्यांकन करता है, उसका संक्षिप्ती करता है, कोई चीज रह गया है, छूट गया है, अनछुए जो बिंदु है, अगर समस्या संबंधित है, बच्चों को देना है जानकारी उनकी, तो उनके बारे में बच्चों को बताता है। छात्रों को प्रतिवेदन देता है कि आप ये जो समस्या है उसके ऊपर क्या करना है, आपको प्रतिवेदन तैयार करना है। इन दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पे क्या अध्यक्ष, सचिव, अन्य सदस्य और जो संचालक होता है, संयोजक होता है, वो होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो सबकी भूमिका कौन निभाता है, शिक्षक निभाता है। यहाँ भी छात्र है, यहाँ भी छात्र है, पर यहाँ जो प्रतिवेदन है वो अध्यापक तैयार करता है, यहाँ पे जो छात्र है वो प्रतिवेदन तैयार करते हैं, ठीक है। अब इसका जो रूपरेखा है वो देखते हैं, जो सोपान है वो कौन कौन से है। अब हम पढ़ेंगे जो विचार विमर्श है, ठीक है, उसके सोपान, यानी जो विचार विमर्श जो शिक्षण विधि है उसके जो सोपान है, क्या क्या चरण है, हम कैसे इसका निर्माण करेंगे, कैसे इसको क्रियान्वित करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जो विचार विमर्श है उसके एक समस्या का हम चयन करेंगे, यानी कोई उसका एक समस्या का एक शीर्षक रखेंगे या प्रकरण रखेंगे, उसके जो टॉपिक हम लेंगे उसके बारे में जो विद्यार्थियों को भी क्या है आसानी से जानकारी मिल जाए, और वो ऐसा होना चाहिए कि जो एक तरह से समाज की वो समस्या होनी ही चाहिए, तो ही हम उसका हल जो विचार विमर्श है उसके अंदर निकाल पाते हैं, ठीक है। यानी उसका एक शीर्षक है, समस्या का हमें देना होगा या एक प्रकरण में रखना होगा। फिर उद्देश्य निरूपण, उद्देश्य के आधार पर हम क्या करेंगे, तैयारी करते हैं, यानी बिना उद्देश्य के हम कोई भी कार्य नहीं करते, इसलिए जो विचार विमर्श हम कर रहे हैं उसका भी हमें उद्देश्य निर्धारित करने होंगे, ठीक है। ज्ञान अवबोध, ज्ञान अवबोध, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये भी आप उद्देश्य आप इसमें लिखोगे। फिर समय व स्थान का निर्धारण, भाई कोई एक स्थान हम निर्धारित कर देते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि वहीं पे जाके वो कक्ष क्या है, विचार विमर्श कक्ष है, और हम वहां जाके विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। प्लस हम समय बताते हैं कि एक सप्ताह बाद या 15 दिन बाद वो विचार विमर्श किया जाएगा, तो बच्चे उससे संबंधित आंकड़े तथ्य लाते हैं और उसके ऊपर विचार विमर्श को सही प्रकार से कर पाते हैं, उनको तैयारी करने का समय भी मिल जाता है, और समय पर वहां जाके पहुंच जाते हैं। जैसे 11 बजे का समय दिया है तो बच्चे 11 बजे ही पहुंच जाते हैं, और हमारा जो समय है वो खराब नहीं होता। फिर है योजना का निर्माण, देखो इसके अंदर दो प्रकार की जो स्वरूप बने हैं, एक तो औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। जो औपचारिक स्वरूप है उसके अंदर हम एक अध्यक्ष का चयन करेंगे, वो क्या होगा, उस समस्या है उस विषय के ऊपर क्या होगा, प्रकांड विद्वान होगा। फिर एक संयोजक जो कक्षा का संचालन करेगा, और बीच बीच में अगर जो विचार विमर्श की जो दिशा है उससे या जो उसकी लिमिट है उससे अलग हटकर हम जाने लगे तो उसको रोक देता है। फिर एक सचिव जो
भी क्या होगा, एक तरह का विद्वान ही होगा उस सब्जेक्ट का, और अन्य सदस्य भी हम बुलाएंगे, ठीक है। जैसे एक बेंच होती है, आपने देखा होगा, ऐसे उनको बैठा देंगे, वो सब क्या करेंगे, बीच में अध्यक्ष को बिठा दिया और बाकी में पास में संचालक और संयोजक और सचिव को, बाकी अन्य सदस्य बैठे रहते हैं। वो सब क्या होते हैं, अपने उस सब्जेक्ट के क्या होते हैं, विद्वान होते हैं, समस्या पर उनको काफी सारी जानकारी होती है। फिर है विभिन्न पक्ष के विभिन्न वर्ग के सदस्य, ऐसे तो ये हो गया। फिर इसके जस्ट सामने हम क्या बच्चों को बैठे, पक्ष और विपक्ष को बैठा दिया, या फिर 4 सदन ले लिए, 5 सदन ले लिए, 6 सदन बना दिए बच्चों के, ठीक है। हर बच्चे में एक सदन में से 12 हो गए, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12 बच्चे या सदस्य हम रख देंगे, ठीक है। विभिन्न पक्ष हो गए, ये पक्ष हो गए, और विभिन्न वर्ग या सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। अध्यक्ष होता है, वो क्या करता है, जाते सबसे पहले भाषण देगा, समस्या के बारे में बच्चों को समझाएगा। उसके बाद जो सचिव महोदय है वो आके सब कुछ बता देंगे, भाई ये समस्या है, इसके बारे में आपको विचार विमर्श करना है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बच्चों को वो देते हैं। अन्य सदस्य हैं, फिर वो अन्य सदस्य में से कोई सा भी सबके बारे में जो जानकारी है वो दे देता है कि भाई ये समस्या है, इसका ये करना है। और जो संयोजक होता है वो इन सबका परिचय देता है और समस्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता है, और जो संचालन है वो भी वो करता है कि आपस में क्या है, जो लिमिट है वो बनते रहे और लिमिट से बाहर कोई नहीं जाए, ठीक है। फिर अनौपचारिक में शिक्षक और विद्यार्थी दो ही होते हैं। शिक्षक क्या होता है, एक तरह का संयोजक, अध्यक्ष, सब कुछ वही होता है, कक्षा के अंदर खड़ा हो गया और उसने समस्या के बारे में थोड़ी जानकारी दी और बच्चों को कहा कि ये समस्या है, इसके ऊपर आपको विचार विमर्श करना है। और जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, विचार विमर्श करना प्रारंभ कर देते हैं, पर शिक्षक क्या करता है, क्लास के पीछे चला जाता है और बच्चों को ध्यानपूर्वक प्रश्न में सुनता रहता है कि कोई बच्चा गलती नहीं कर रहा है, या फिर जो विचार विमर्श की जो दिशा है वो भटके नहीं, और अंत में जो मूल्यांकन है वो भी शिक्षक के आगे करता है। फिर है क्रियान्वयन, एक्जीक्यूशन, यानी इसमें क्या है, जो उद्देश्य और योजना अनुसार हमने जो भी कार्य किया है उसके अनुसार ही हमें क्या करना है। जो औपचारिक वाले के अंदर देखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। औपचारिक में जो अध्यक्ष है, कई संयोजक आएंगे, वो सबके बारे में जानकारी देंगे, परिचय देंगे, जो आप पता है आपको वो सब हाथ जोड़कर अपने परिचय दे देंगे, आप माला पहनाए, वो सब आप जो करना चाहिए वो शामिल। फिर है औपचारिक में जो अध्यक्ष है वो आएगा, सबसे पहले उस समस्या के बारे में जानकारी देगा, उसके बारे में बताएगा, भाषण देगा। फिर उसके बाद जो सचिव वो आएंगे, वो भी अपना जो भाषण है समस्या के बारे में बताएंगे। फिर अन्य सदस्य हैं वो भी आगे एक दो वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद विभिन्न जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाले वो 4 अगर हमने माने हैं, तो चारों जो वर्ग है या जो चारों के जो अलग अलग सदस्य हैं वो अपने अपने जो विचार है वो समस्या के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और अंत में क्या करेंगे, जो अध्यक्ष साहब है वो आके समस्या का हल बताएंगे, ये समस्या का ये हल है। और जो संयोजक अगर हमें नहीं मिले तो जो शिक्षक है वो भी क्या बन जाएगा, संयोजक बन जाएगा। और शिक्षक है वो प्रश्न में सब कुछ देखता रहता है, संचालक उसी के नियंत्रण में रहता है। ये बात ये होती है कि अगर कोई बात या कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें अनुशासनहीनता की स्थिति है तो शिक्षक ही संभालता है, और अगर विचार विमर्श अपनी दिशा से भटक जाए तो उसका भी वापस दिशा में लाने का कार्य शिक्षक ही करता है अनौपचारिक में। फिर अनौपचारिक में देखिए, जो शिक्षक है समस्या के बारे में बताएगा और प्रश्न विद्यार्थियों की जाके एक श्रोता के रूप में बनकर सुनता रहता है और विद्यार्थी विचार विमर्श करते रहते हैं। अगर विद्यार्थी अगर आपस में अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो शिक्षक के ऊपर नियंत्रण करता है, शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ता है। और जो विद्यार्थी ये समस्या का हल निकाल लेते हैं तो अध्यापक उसके बारे में समझाता है और बच्चों को ये प्रोत्साहित करता है कि जो ये समस्या है उसके बारे में समाज में भी बताएं, और अंत में उनको मूल्यांकन का कार्य वो करता है, ठीक है। औपचारिक में भी जो शिक्षक है वो मूल्यांकन कार्य करेगा, ठीक है। फिर है आपका छठा अंतिम है मूल्यांकन। तो शिक्षक है वो अंत में आके विचार व्यक्त करता है, ठीक है, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक। वो विचार अपने जो विचार है वो बताएगा, इस समस्या का जो हल है वो बताएगा, ठीक है। विचार विमर्श का जो स्वरूप है, विद्यार्थियों के उत्तरदायित्व का योगदान है और योजना और उद्देश्य की प्राप्ति की जो स्तर है उसको क्या करता है, वो मूल्यांकन प्रस्तुति करता है। यानी किस स्तर पर हमने वो जो लक्ष्य जो योजना का जो हल है यानी जो समस्या है उसका हल मिल गया है, और जो उद्देश्यों की प्राप्ति मेरे को कहाँ तक हुई है उसका जो मूल्यांकन है वो शिक्षक ही करता है, ठीक है।
वो एक प्रतिवेदन देता है जो छात्रों को उपलब्ध होता है। यानी ये जो विचार विमर्श किया, जितना भी आपने ये जो विचार विमर्श यहाँ किया, उसका क्या करेगा, वो एक प्रतिवेदन देता है, छात्रों को उपलब्ध कराता है। यानी विद्यार्थी उसका जो सार है, जो विचार विमर्श का सार है, वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, बाद में जाके उनको एक प्रतिवेदन मिल जाता है। शिक्षक चाहे तो क्या करता है, छात्र योगदान, अभिरुचि, अभिवृद्धि के स्तर को मापने के लिए स्तर मापना, ठीक है, रेटिंग स्केल बनाकर का जो मूल्यांकन वो कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार जो ये विचार विमर्श विधि है उसके लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है और शिक्षक की अहम भूमिका रहती है इसके अंदर सभी भागों में। यानी उसने ही क्या किया, समस्या का चयन किया है, उद्देश्य का निर्माण वो खुद करता है, प्लस समय स्थान का निर्धारण वो करता है, और योजना निर्माण में अगर औपचारिक है तो वो क्या करेगा, अध्यक्ष का चयन वो करता है कि एक प्रकांड विद्वान को लाना है, संयोजक अगर नहीं मिले तो खुद ही संयोजक बन जाता है, सचिव बुलाता है, अन्य सदस्य बच्चों का बंटवारा करता है। अनौपचारिक में शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं तो उसमें तो उसकी भूमिका रहती ही है। फिर एक क्रियान्वयन में उद्देश्य और योजना अनुसार सब कुछ चले। औपचारिक के अंदर वो यहाँ जो कार्य बताए वो सारे करेगा कि अध्यक्ष का परिचय देता है, सचिव का सचिव का जो परिचय है वो देता है, अन्य सदस्यों का परिचय देता है, बच्चों के बारे में थोड़ी जानकारी वो दे देता है, और जो समस्या है उसके बारे में अध्यक्ष बताता है, सचिव बताते हैं, अन्य सदस्य बताते हैं, जो विचार विमर्श वो स्टार्ट विद्यार्थी करते हैं। यानी विद्यार्थी है बच्चों से प्रश्न, जो बच्चों का जो ये वर्ग बने हैं, बच्चे अध्यक्ष से भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष क्या करता है, सब कुछ जो निर्णय आता है लास्ट में, ठीक है, इसके अंदर क्रियान्वयन में अगर लास्ट में वो सार देता है, एक तरह का उपसंहार बोलते हैं आप, ठीक है, उपसंहार देगा अध्यक्ष और जो सचिव है दोनों देंगे। तो बच्चे उस वक्त भी क्या कर सकते हैं, इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं अध्यक्ष साहब से या सचिव साहब से। ठीक है, उसके बाद क्या है, मूल्यांकन में भी शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, यहाँ तो प्रश्न में वो मैं चुपचाप सुन रहा था, दिशा को निर्धारण कर रहा था, यहाँ पे वो अपने विचार व्यक्त करता है शिक्षक। और विचार विमर्श का जो स्वरूप है, विद्यार्थी उत्तरदायित्व, योगदान है, योजना उद्देश्य की प्राप्ति किस स्तर तक हो चुकी है उसका मूल्यांकन प्रस्तुति करता है। प्लस ये जो विचार विमर्श है उसका प्रतिवेदन भी क्या है, शिक्षक ही तैयार करता है और विद्यार्थी को लिखने के लिए देता है। फिर अगर उससे भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा है अध्यापक, तो वो क्या करेगा, छात्र योगदान, अभिरुचि, अभिवृद्धि को मापने के लिए, यानी इन तीनों योगदान को, अभिरुचि और अभिवृद्धि, यानी इन तीनों को मापने के लिए वो क्या करता है, एक रेटिंग स्केल का निर्माण करता है या फिर स्तर मापने का निर्माण करता है। विचार विमर्श जो विधि है, ठीक है, उसकी जो सीमाएं हैं वो देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ डिस्कशन मेथड, ठीक है, इसमें जो पहला है, विषय का अपर्याप्त ज्ञान, इनएडुकेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यानी अगर कोई समस्या है आपके पास, ठीक, उस पर आप विचार विमर्श करवाना चाहते हैं, तो उस समस्या का अपर्याप्त ज्ञान आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यानी जो विद्यार्थियों के पास अगर पूरा ज्ञान नहीं है, अध्यापक के पास पूरा ज्ञान है उस विषय या समस्या से संबंधित, तो वहां दिक्कत हो सकती है कि विद्यार्थी है उस समस्या का हल ही नहीं निकाल पाते। यानी कुछ समस्याओं तक यह सीमित होता है क्या, आपका विचार विमर्श। यानी सारी समस्याओं पर, जितनी भी समाज की जो समस्या है उनके ऊपर आप ये क्या है, विचार विमर्श विधि नहीं अपना सकते। ठीक है, प्लस वो बोल रहे हैं कि सामाजिक गुणों का विकास और व्यक्तित्व का जो विकास है विद्यार्थियों का, ठीक है, हम केवल विचार विमर्श विधि से ही नहीं विकसित कर सकते, इनको हम जो अन्य जो शिक्षण विधियां हैं उनसे हम करें। और ये जो शिक्षण विधि है, विचार विमर्श जो शिक्षण विधि है, वो केवल एक पूरक विधि के रूप में प्रयोग कर ली जाए, यानी अन्य विधियों के लिए पूरक के रूप में काम में ली जाए। और सामाजिक गुणों के विकास एवं व्यक्तित्व विकास के लिए केवल एकमात्र ही शिक्षण विधि नहीं है। यानी जो विषय का पूरा ज्ञान होगा, ठीक है, तो ही हम इसका क्या कर पाएंगे, यानी जो समस्या हमारे पास जो समस्या है उसका संपूर्ण ज्ञान करेंगे, ज्ञान हमारे पास होगा तो ही हम समस्या का हल ले पाएंगे विचार विमर्श विधि के द्वारा। यानी ये केवल कुछ समस्याओं तक ही हल निकाल पाते हैं, जितनी सारी समस्याएं वो काल ये नहीं निकालते। फिर है अवांछित विचार विमर्श, प्रॉब्लम ऑफ फील्ड एंड डिसऑर्डरली डिस्कशन। यानी कई बार क्या होता है, जो हमारा जो समस्या का विषय है, यानी जो बिंदु है, जो टॉपिक है, उस पर हम समस्या पर विचार विमर्श नहीं करके किसी और समस्या पर डिस्कशन चालू हो जाता है। यानी जो बच्चे हैं अपनी जो अपना जो टॉपिक है उससे अलग हटकर विचार विमर्श करने लग जाते हैं। अगर हमारा जो विचार विमर्श है योजनाबद्ध नहीं है तो हम समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। यानी हम जा रहे हैं भाई इधर है, हमें जा रहे हैं इधर है,
तो हम इधर जाने लग जाएंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा योजनाबद्ध होनी चाहिए आपका विचार विमर्श। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, चिंतन करना छोड़ देते हैं और तर्क करने लगते हैं, जो कि क्या है, गलत है। हमें क्या करना है, चिंतन ही करना है। जबकि विद्यार्थी क्या करते हैं भाई, आपसे कई बार दुश्मनी निकालने के लिए चिंतन नहीं करके तर्क करना शुरू कर देंगे, नहीं ये तर्क ये है, ये तर्क ये है, भाई अपने तर्क बताने लग जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो मुख्य मुद्दा है उसे हम अलग हटके दूसरे मुद्दों पर अपना जो विचार विमर्श है वो चालू कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा, शिक्षक की कुशलता, स्किल एंड एफिशिएंट टीचर्स, यानी जो जितने अधिक कुशल हमारे पास अध्यापक होंगे या टीचर्स होंगे, ट्रेंड टीचर होंगे, वही क्या है, इसको विचार विमर्श विधि के द्वारा किसी समस्या का हल सही प्रकार से निकलवा पाते हैं। यानी शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है उसका प्रभाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं उसके अनुसार ही अच्छा कार्य कर पाते हैं। यानी जो विचार विमर्श है, विचार विमर्श से स्टार्ट होता है और जो मूल्यांकन है वहां तक इन दोनों का पृष्ठभूमि में निरीक्षण कौन करता है, अध्यापक करते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, कई बार अगर विद्यार्थी टॉपिक से भटक जाए तो मार्गदर्शन भी करते हैं और कक्षा का जो अनुशासन है वो बनाए रखते हैं। यानी चिल्लाए कई विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने चिंतन को बताने के लिए, अपनी बात बताने के लिए चिल्लाते हैं, दूसरा विद्यार्थी चिल्लाएगा, तीसरा विद्यार्थी चिल्लाएगा, आपस में वो क्या हो जाएगा, कक्षा अनुशासन में नहीं रहेगी। तो अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है बच्चों को मार्गदर्शन देने में, ठीक है, विचार विमर्श करते समय और कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए। अगर हमारे पास कुशल अध्यापक ही नहीं होंगे तो ये विधि हमारे लिए कारगर नहीं है। यानी अगर विचार विमर्श विधि की सफलता आपको प्राप्त करने को एक अच्छा अध्यापक आपको बनना हो। फिर है अच्छा पुस्तकालय, एप्रोप्रिएट लाइब्रेरी, यानी आपके पास एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी किताबें होनी चाहिए। ठीक है। उन किताबों में ज्यादा होनी चाहिए संदर्भ पुस्तकें एवं पत्रिका, यानी आपकी जो समस्या है उस पर जिस रेफरेंस बुक्स और जो न्यूज़पेपर है वो बच्चों को मिल जाए पढ़ने को। ठीक है। तो भी उनकी सहायता से वो गहन तैयारी और चिंतन कर पाएंगे। नहीं तो वो क्या करेंगे, भाई पाठ्य पुस्तक मिलता है उसे वो रट के बोल देंगे, वो क्या होगा, एक तरह से चिंतन करना नहीं होगा। फिर समय अधिक चाहिए, भाई नीड मोर टाइम, यानी ये क्या है, बहुत ज्यादा समय लेती है कि हमें क्या है, बहुत ज्यादा समय चाहिए कि गहन तैयारी के लिए और चिंतन के लिए आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बच्चों को काफी पढ़ना पड़ता है। ठीक है। और काफी समय लग जाता है एक ही समस्या को पढ़ाने के अंदर। इससे बढ़िया क्या व्याख्यान विधि है, क्लास में गए और पढ़ा के आ गए तो समय लग जाता है और कोर्स भी टाइम में पूरा हो जाता है। विचार विमर्श में काफी समय लग जाता है, भाई आधे घंटे का पढ़ाई है, कई बार 2 घंटे तक विचार विमर्श होता रहता है और समस्या खाली नहीं निकलता। इसलिए इसमें क्या चाहिए, समय अधिक लगता है। फिर विषय से भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज बाय टॉपिक, यानी हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए और जो योजना बनाई है उसके आधार पर विद्यार्थी चिंतन नहीं कर पाते और किसी और समस्या पर अपने जो विचार है व्यक्त करने लगे। हमें जो उद्देश्य बनाए, ठीक है, इसे विचार विमर्श के टॉपिक के उसके पर आधारित विचार विमर्श बच्चे नहीं कर पाते कई बार, और हमने जो योजना बनाई है उस योजना के अनुसार बच्चे काम नहीं कर पाते। कई बार ऐसा बच्चे चिंतन करने लग जाते हैं और अपने ऐसी अभिव्यक्ति देते हैं जिससे क्या हो जाता है कि जो हमारी योजना है उसके अनुसार कार्य नहीं होता और जो हमारे उद्देश्य उनकी प्राप्ति भी नहीं हो पाती। यानी काफी ज्यादा समस्या का जो हल है वो काफी अलग आ जाता है कई बार। ठीक है। ये सब क्या है, इसकी क्या है, इसके आप दोष मान लो, उसकी कमियां मान लो, सीमाएं मान लो, और कुल मिला के ये जो शिक्षण विधि है उसके द्वारा आप 1-2 टॉपिक ले सकते हैं और एक सत्र के अंदर कई बार आप विचार विमर्श बच्चों से करवा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और वो अपनी अभिव्यक्ति से प्रकार से कर पाएंगे, रुचि ले पाएंगे और आप वो अपने जो निर्णय है, दृष्टिकोण है उसका विकास भी कर पाएंगे।